Hi friends, welcome back to study classes. So UGC नेट 2021 मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हमारा फाइनली 30 नवंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था और उसी एग्जामिनेशन की एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे पास आपके जो कॉल्स आए, मैसेजेस आए, जो आपसे बात हुई, उसके बेसिस पे जो इस एग्जाम का एनालिसिस बनता है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस छोटी सी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने YouTube पे एक पोल कंडक्ट किया जिसमें आपसे पूछा कि क्या आपका ओवरऑल इंप्रेशन था इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आए, थोड़े से मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए। देखो, मेजॉरिटी ने तो कहा, 55% ने कहा कि एग्जामिनेशन लेवल जो था वो मॉडरेट था, वो ना ही बहुत आसान था ना ही बहुत मुश्किल था, वो मीडियम मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन था और ऐसा ही एग्जामिनेशन होना चाहिए, ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल हो। 10% ने कहा इजी है, 20% ने कहा कि समवॉट डिफिकल्ट है और 7% को तो ये पेपर सुपर हार्ड लगा। तो देखो, यहाँ पे ओवरऑल इंप्रेशन बन रहा है कि मॉडरेट से डिफिकल्ट था एग्जामिनेशन। ये बात तो बिल्कुल तय है कि आपका एग्जामिनेशन इजी नहीं था, ऐसा नहीं था इस एग्जामिनेशन को कोई भी आसानी से क्रैक कर सकता है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको एफर्ट यहाँ पे लगाना जरूरी था। तो क्यों कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मुश्किल था एग्जामिनेशन और कईयों को सुपर हार्ड भी एग्जामिनेशन क्यों लगा, आइए जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो आपसे बातचीत हुई हमारी, उसमें पता चला कि एग्जामिनेशन जो था वो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल नेचर का था। सीधे सीधे सवाल थे बट बहुत कम थे। आपसे ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे गए थे जिसमें आपको कंसेप्ट की बहुत बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। वहां पे आपको स्टेटमेंट को पढ़ के अपनी कुछ एनालिसिस करनी थी। कुछ पैराग्राफ्स भी पूछे गए थे आपसे, 2 केस स्टडी पैसेजेस आपसे पूछे गए थे और आपको उस केस स्टडी को समझना था, एनालाइज करना था और अपने आंसर देने थे। स्पेशली आपका जो मार्केटिंग वाला पैसेज आया था उसके अंदर। और इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं, इसमें सीधे सीधे सवाल नहीं थे तो पेपर मुश्किल था। देखो, अगर आपने जब तैयारी करी तब केवल सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल ही सॉल्व किए, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, कोई फुल लेंथ मॉक्स नहीं लगाए, तो डेफिनेटली आपको ये एग्जामिनेशन मुश्किल ही लगना था। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो यूजीसी नेट लेवल के जो एमसीक्यूज हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिए कि यूजीसी नेट के आप प्रीवियस ईयर लगाइए या उसी लेवल के और एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए। और इस बार भी अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिले। मैच द फॉलोइंग के काफी सवाल थे, सीक्वेंस में अरेंज करना था, कुछ कुछ ऐसे सवाल थे, असर्शन रीजनिंग के सवाल भी पूछे गए। बहुत ही कम डायरेक्ट सवाल देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से थे। जैसे कि एक सवाल था डिविडेंड मॉडल्स को लेकर, एक सवाल था। देखो, उसमें ग्राहम एंड डॉड मॉडल, जो कि मुझे पता चला पूछा गया था, जो कि नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है। नॉर्मली हम गॉर्डन, वॉल्टर और एमएम मॉडल ही पढ़ते हैं और इसीलिए अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से सवाल आ गया और इसीलिए वो सवाल हमें मुश्किल लगा। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमेशा रहते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ नए टॉपिक्स भी रहते हैं और इनसे आपको पूरा पेपर का एक जो इमेज है वो नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं ना, तो जो नई चीजें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, वो हमारे दिमाग में ज्यादा याद रहती हैं। जो चीजें आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आसानी से हम लगा लेते हैं, वो हम याद नहीं करते, वो हम भूल जाते हैं। तो ये भी कारण है कि हमें काफी बच्चों ने ऐसे सवालों के बारे में ज्यादा बताया जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। पेपर आपका नो डाउट लेंथी था, ये हमें काफियों ने बताया, क्योंकि पेपर के अंदर आपके 2 पैसेजेस भी थे और काफी क्वेश्चंस में आपकी स्टेटमेंट्स डाली गई थी। मैच द फॉलोइंग के काफी सवाल थे। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर कई ढेर सारे छोटे छोटे सवाल भी आपसे पूछ लिए गए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो जहां तक मैंने सुना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पीवी रेशो के ऊपर आया था। उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा नहीं थे। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आपसे पूछे गए थे डिविडेंड मॉडल के और आपसे लीवरेज के। अदरवाइज इस पेपर में ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बात से डरते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल ज्यादा आते ही नहीं है पेपर में। इस बार भी कम ही आए, नॉर्मली भी इतने ज्यादा आपके न्यूमेरिकल आते नहीं है। बस हाँ, फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता होने चाहिए। पेपर 1 ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगा कि इजियर साइड पर था, वो उसे आसानी से अटेम्प्ट सॉल्व कर पाए। तो आइए ब्रीफली एक बार बात कर लेते कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। देखो, आपके जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए थे, बट यहाँ पे एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसके बारे में आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप अपना आंसर जो है यहाँ पे लगा सकते थे।
देखो जब पेपर हमारे पास आ जाएगा तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कि क्या हमारे पास टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एथिक्स से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास जो सवाल इकोनॉमिक्स से आए, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस से जुड़े हुए, इक्विलिब्रियम इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, ओलिगोपॉली से जुड़े हुए, और कुछ आपके मैनेजमेंट से जुड़े सवाल, कॉन्टिजेंसी थ्योरी, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ये सवाल आपको देखने को मिले थे। और ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस पे भी सवाल देखने को मिला था। सेकेंड और थर्ड यूनिट आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम से जुड़े हुए हैं। और यहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, एचआरएम की डेफिनेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एटीट्यूड, और एक पैसेज आपसे वर्क फ्रॉम होम पे या वर्क लाइफ बैलेंस पे भी पूछा गया था। तो यहां से एक पैसेज आपसे पूछा गया था। यूनिट 4 और 5 आपके प्रैक्टिकल वाले यूनिट हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर आते हैं जी। और यहाँ पे आपसे पीवी रेशो की कैलकुलेशन का सवाल पूछा था। आपको सेल्स और प्रॉफिट दे रखा था 2 साल का, और आपको पीवी रेशो निकालनी थी। जो सवाल जो था इतना मुश्किल मुझे तो नहीं लगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस सवाल का आंसर निकाल लिया होगा। और वॉल्टर डिविडेंड मॉडल पे सवाल था। ड्यू पॉइंट एनालिसिस पे आपसे सवाल पूछे गए थे। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर पे सवाल था। ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर सवाल था। ईपीएस पे सवाल था। लिक्विडिटी रेशियोज पे था। ग्राहम एंड डॉड मॉडल, जो बेसिकली आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है डिविडेंड की। देखो हमें नॉर्मली पता तो होता है कि ट्रेडिशनल मॉडल डिविडेंड का कौन सा है, बट उसका नाम नहीं पता रहता। जो ट्रेडिशनल मॉडल था वो ग्राहम और डॉड ने दिया, और उसी का फॉर्मूला आपको वहां पे लगाना था। md+e/3 ऐसा करके कुछ फॉर्मूला है उसका, और वो फॉर्मूला आपको वहां पे लगा के आंसर निकालना था। तो बहुत ही आसान सवाल था उनके लिए जिनको ये फॉर्मूला, जिनको ट्रेडिशनल मॉडल का फॉर्मूला मालूम है। कैपिटल बजटिंग के ऊपर सवाल था। मर्जर्स और एक्विजिशन के ऊपर सवाल था। डेरिवेटिव से कुछ अलग तरीके का सवाल मैंने सुना कि पूछा गया था, जिसमें आपसे अलग अलग टर्म्स यूज करी हुई थी और उनके आपको मैचिंग करनी थी। तो एक टिपिकल सवाल जो कि नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, वैसा सवाल यहां से पूछा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, जीरो बेस बजटिंग के ऊपर, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स आपने हमें बताया कि इनसे एग्जाम में सवाल देखने को मिला था। और अगर बात करें यूनिट 6 और 7 जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, देखो मार्केटिंग से एक तो आपसे पैसेज ही पूछा गया था, और इसके अलावा यहाँ पे सवाल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जुड़ा था, ब्रांडिंग से जुड़ा था, पैसेज था जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग आपके टेस्ट किए जा रहे थे। आप यहाँ पे किसी कंपनी के मार्केटिंग इंचार्ज से शायद हेड थे, और उसके अंदर आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिसीजन लेना था कि कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे डिफरेंट आप चीजों को मैनेज करेंगे मार्केटिंग से जुड़ी हुई। गुड्स के टाइप्स के ऊपर अक्सर सवाल आता है, इस बार भी था। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर भी सवाल पूछते हैं, और इस बार भी पूछा गया था। अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशन रिसर्च की, तो यहाँ पे पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्यूइंग थ्योरी के ऊपर और कुछ रिसर्च के ऊपर सवाल आपसे पूछे गए थे। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, मोड्स ऑफ एंट्री, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इस पे कुछ करंट नेचर का सवाल पूछा गया था कि क्यों बढ़ रही है, ऐसा कुछ पूछा गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी सवाल यहाँ पे पूछे गए, तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही सवाल पूछे गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता चल पाया कि कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए। आपके माइंड में जो भी टॉपिक्स आए आप वो जरूर हमारे साथ चैट कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमें बताया गया कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके ऊपर सवाल थे। इनोवेशन प्रोसेस के ऊपर, फीसिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर यहां पे सवाल पूछे गए थे। अब यहां पे मुद्दे की बात, आपका क्वेश्चन होता है सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो क्या गई थी। अब लास्ट ईयर की मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट की कट ऑफ देखता हूं तो ये 57% के अराउंड गई थी, और जीआरएफ की बात करता हूं तो 65% के अराउंड कट ऑफ गई थी। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, ज्यादा चेंज इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और इसे पिछले 2 सालों की भी कट ऑफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिसंबर 19 और जून 19 की कट ऑफ भी यहाँ पे आपके लिए लगी हुई है। कट ऑफ इसी रेंज में रहती है, नॉर्मली जेआरएफ की 60s की रेंज में रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी 50s की रेंज में रहती है। हालांकि जून 2019 के अंदर कट ऑफ काफी हाई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 68% जेआरएफ के लिए गया था और 60% आपका नेट के लिए गया था। जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कट ऑफ भी बढ़ सकती है। अगर सभी को लग रहा था कि एग्जाम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा मुश्किल था, ऐसा अगर ज्यादातर को लग रहा था, फिर जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी नीचे जा सकती है। पर हाँ,
पेपर 1 को लेकर ज्यादातर ओपिनियन था कि वो इजी था, ओके ओके था, आसान था, कर सकते थे, डुएबल था। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ओवरऑल पेपर ही बहुत इतना मुश्किल आ गया कि कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। पेपर ओवरऑल बैलेंस्ड पेपर था, ऐसा हमें लग रहा है आपकी बातों से, जैसा कि आपसे फीडबैक हमें मिला था। अब आती है जी की लर्निंग्स फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। अब ये वाला एग्जामिनेशन तो हमारा हो चुका है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब पूरे तरीके से मोटिवेटेड हैं आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जब आप एग्जाम देकर आते हैं आपको मार पड़ती है, आपको पता चलता है एग्जाम का लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है, और आप मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ अब मुझे डट कर मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई मुझे अब करनी है। और यहाँ पे अब आप पढ़ाई करने लगेंगे तो कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखना। देखो, एक तो अगर आप पेपर देकर आए हैं तो आपने जो गलतियां इस बार की उनको जरूर एनालाइज करना, देखना कि कहां पे आप और बेहतर कर सकते हैं, कौन से आपके ऐसे एरियाज हैं जो कि कमजोर रह गए, तो उन पे अब आपको वर्क करना है। देखो जी, जो मेरे को पॉइंट समझ में आए, सबसे पहला, पढ़ाई करते समय केवल फैक्चुअल लर्निंग पे फोकस ना करें। आपका जो भी कंसेप्ट है उसको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से समझें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस क्या होता है, तो उसे प्रैक्टिकली खुद एनालाइज करो। आप खुद देखो कि मैं कोई चीज बाजार में खरीदने जाता हूं तो क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता। हर टॉपिक के साथ ये चीज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हो, तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो कि क्या असल में ऐसे ही बनती हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या नहीं बनती, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ही बनती है या नहीं बनती। तो चीजों को और ज्यादा एनालिटिकल तरीके से समझने की कोशिश अब आपको करनी होगी, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपका जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। आप केवल रट्टा लगाने वाले नहीं होने चाहिए, ऐसे बच्चे अब नहीं चाहिए जो केवल अच्छे से घर से रट्टा लगाकर आ जाए और एग्जाम में आंसर मार्क कर आए। तो ऐसा अब नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं रहा कि आपने कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर अप कर लिए और एग्जाम पास हो गया। इस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। अनप्रिडिक्टेबल नेचर का एग्जाम हो चुका है, आप जो चीज छोड़कर आते हैं एग्जामिनर को पता होता है। एग्जामिनर जो टीचर होते हैं, जो आपके मेंटर होते हैं, उनको ऑलरेडी मालूम होता है कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं, उनको आपकी कमजोरी पहले मालूम होती है, और उन्हीं टॉपिक पे सवाल आपसे पूछते हैं जो कि आप इग्नोर करके आते हैं, छोड़कर आते हैं तैयारी करते समय में। तो उनको यहाँ पे पता है कि कौन सा आपका कमजोर एरिया है और उसी को वो टारगेट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी एरियाज में अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से बेहतर बना सकें। और देखो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आया। जो स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट लगाए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो टाइम को मैनेज कर पाए थे। जिन्होंने कॉमर्स का एनालिसिस देखा था तो उनको आइडिया था कि टाइम लग सकता है ज्यादा, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज किया। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई, उनको पेपर बहुत लेंथी लगा। तो देखो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप फुल लेंथ मॉक लगाएं अपने 3 घंटे का टाइम सेट करके, और इस मॉक के अंदर कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन उसी लेवल के हों जैसा कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि अब क्या करें। देखो, अगर आप इस एग्जामिनेशन को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेआरएफ आ सकता है, हालांकि अनसर्टेनिटी सबके माइंड में रहती है आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर ओवरऑल सही गया, जेआरएफ के काफी चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाए, आंसर की आ जाए, उसके बाद आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आप केवल नेट की ही एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं और आपका टारगेट है जेआरएफ का, तो एनालाइज करना होगा कि कहां पे गड़बड़ हुई, कहां पे और बेहतर किया जा सकता है, किन चीजों पे और फोकस करना चाहिए और उन पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप नेट को लेकर भी अनसर्टन है तो प्यारे दोस्तों, अभी आपका लेवल बहुत नीचे है, अभी बहुत मेहनत आपको करनी है, काफी लंबी लड़ाई आपको अभी लड़नी है, काफी लंबी दौड़ अभी आपको दौड़नी है। और इसीलिए आपको आज से, अभी से अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा टाइम अब आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके अंदर वो मोमेंटम है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है। आप ताजा ताजा एग्जामिनेशन से आप क्या कर आ रहे हैं, एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, आप देख कर आ रहे हैं कि मेरा लेवल क्या है, और आपके अंदर वो मोटिवेशन है पढ़ाई करने की। तो इस मोटिवेशन का फायदा उठाओ और इसको चैनलाइज करो
पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है और एनालाइज भी करें कि कहाँ पे आपकी कमियां रह गई, किन चीजों की वजह से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कट गए, और उन पे विशेष ध्यान, उन पे खास ध्यान आपको अब देना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए हमारा जो अगला बैच है वो 6 दिसंबर 2021 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपकी सिस्टमेटिक कवरेज रहेगी सभी टॉपिक्स की एज पर दी रीसेंट एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं डेली क्लासेस, इसके अंदर आपकी रहने वाली हैं, डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे डाली जाएंगी और एक आपको सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीजें डिटेल के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, हर तरीके के सवाल आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए 100% तैयार हो जाएं। और यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ इंटरेक्टिव सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे, जहां पे आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें, हम आपके साथ इंटरेक्ट करें, कुछ चीजें डिस्कस करें, कुछ डाउट सॉल्व करें, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और हमारा जो टच है वो रेगुलर बना रहे और आप भी मोटिवेटेड रहें, आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेटेड रहें कि हाँ मुझे एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि अगर नहीं करी तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे रह जाऊंगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है होपफुली 3 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। पूरी डिटेल्स इस बैच की जो है हम अनाउंस कर देंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर, तो थोड़ा सा समय दीजिए और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे इसकी मिल जाएंगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपका जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो आपका सही गया था, आपने अच्छे से परफॉर्म किया इस एग्जामिनेशन के अंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और आपका कोई कमेंट है इस एग्जामिनेशन को लेकर, आपका जो एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।